हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। आज मैं स्पीड कंट्रोल की सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड V/F कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड समझाने जा रही हूँ। ये वाली मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कॉमनली, और इसका एडवांटेज भी सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो कॉमनली यूज़ की जाती है। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि इंडस्ट्रीज़ में भी सब जगह V/F कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल की मेथड ही डिप्लॉय की जाती है। तो हर टेक्निकल इंटरव्यू में इस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते, इवन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी V/F कंट्रोल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस मेथड का नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टू अटेन स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसा है, पर इसकी डिफरेंट केसेस में डिस्कस करूंगी आपसे। एक बार फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी, एक बार फ्रीक्वेंसी को कम करूंगी, इस टाइप से मैं डिस्कशंस करूंगी। बेस समझ लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो 120F/P होती है, मतलब डायरेक्टली मालूम है हमें कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी ही होगी। और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से स्लिप भी बदल सकती है, वो लोड टॉर्क पर डिपेंड करता है। और वो मैं जब केसेस बताऊंगी तब मैं इसकी बात कर लूंगी कि स्लिप बदल रही है कि नहीं बदल रही है। ये मेथड जो है वो आपको बेस स्पीड्स के बिलो स्पीड कंट्रोल देती है और बेस स्पीड के अबाउ स्पीड कंट्रोल देती है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी देती है। तो वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है इस मेथड से, इसलिए ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और अब मैं अगर केस 1 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं केस 1 वो वाला ले रही हूँ जिसको मैं कह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी को मैं रिड्यूस कर रही हूँ। तो F इज रिड्यूस बिलो बेस वैल्यू, मतलब अगर इंडिया की बात करें तो बेस फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज के नीचे मैं अगर फ्रीक्वेंसी को ले जाऊं तो कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा स्पीड कंट्रोल में और क्या हालात बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। यहाँ से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है बेटा। फ्लो डायग्राम की अगर मैं बात करूं, फ्लो डायग्राम किसको मैं बोलती हूँ? ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से मैं फ्लो डायग्राम समझाती आई हूँ कि सप्लाई वोल्टेज दिया तो उसकी वजह से करंट आया, फ्लक्स की वजह से बैक ईएमएफ आया या इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ये सारी चीज़ों को मैं फ्लो डायग्राम बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पर उस फ्लो डायग्राम को समझाने के लिए मैंने स्टेटर सर्किट ड्रॉ कर लिया जिसमें सप्लाई वोल्टेज, और ये स्टेटर का पर फेज का है, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए पर फेज स्टेटर सर्किट है ये। तो सप्लाई वोल्टेज जो हमने दिया पर फेज का वो V1 है, स्टेटर के जो पैरामीटर्स है वो रेजिस्टेंस उसका R1 है, पर फेज का रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस X1 है, और स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस पर फेज ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग वो E1 हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है पर फेज का वो I1 है। तो फ्लो कैसे बनता है बेटा? V1 हमने सप्लाई वोल्टेज दिया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, बेस फ्रीक्वेंसी मान के चल रही हूँ फिलहाल में, बाद में मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने की जो बात करी वो करके बताऊंगी। तो जैसे ही हमने 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया तो करंट भी जो इसमें फ्लो होगा वो भी AC करंट होगा और 50 हर्ट्ज का होगा। इस करंट की वजह से वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा जो कि बाद में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो फ्लक्स φ1 बोल रही हूँ और F फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज का है। जैसे ही फ्लक्स इस इन वाइंडिंग्स को लिंक करने लगेगा तो पर फेज वाइंडिंग के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो E1 इक्वल टू 4.44 kW1 F∅T1। इसका जो डेरिवेशन है वो हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते हैं, पर वहाँ पे स्टैटिक डिवाइस है तो वाइंडिंग में ये kW1 वाइंडिंग फैक्टर नहीं आता है, पर रोटेटरी मशीन्स में डेरिवेशन जो होता है ईएमएफ फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो यही होता है एक्सप्रेशन में 4.44 F∅T, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आते ही आते हैं, पर ये रोटेटरी मशीन्स में वाइंडिंग फैक्टर आता है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं आता है। तो E1 ईएमएफ इतना इंड्यूस हो जाएगा। और अब इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दे रही हूँ, 50 हर्ट्ज के बिलो ले जा रही हूँ। क्या होगा बेटा? जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बिलो ले जाऊंगी 50 हर्ट्ज के तो E1 की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, दिख ही रहा है, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है। E1 की वैल्यू रिड्यूस होते सही इस सर्किट में जो करंट बह रहा है I1, ये करंट इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के
डिफरेंस पर, इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब V1 माइनस E1, उस पर डिपेंड करेगा कि I1 कितना फ्लो होगा, और डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, ये वाला, ये पूरा इम्पिडेंस Z1 है, डिवाइडेड बाय Z1 इम्पिडेंस, ये करंट के मैग्नीट्यूड को फिक्स करता है I1 को। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ही E1 कम हुआ, E1 कम हुआ, तो ये न्यूमरेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया मतलब करंट I1 बढ़ गया, और करंट बढ़ते से ही फ्लक्स भी बढ़ गया I1। ये नंबर 1 पे मैं फ्लो चार्ट का ब्रेक दिखा रही हूँ, और ये नंबर 1 से फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ फ्लो को। तो I1 बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा बेटा, और फ्लक्स बढ़ा मतलब जो कोर मटेरियल है स्टेटर का वो या रोटर का, वो सैचुरेट हो सकता है, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड हमेशा मोटर्स जो काम करती है वो हमेशा सैचुरेशन पॉइंट से थोड़ा नीचे काम कर रही होती है। जिस रेटेड फ्लक्स पे मशीन्स को काम किया जाता है, या मशीन्स जिन रेटेड फ्लक्स पे काम करने के लिए डिजाइंड होती है, उसी फ्लक्स पे हम मशीन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। उस फ्लक्स के नीचे जाना भी ठीक नहीं, और उसके बियॉन्ड जाना तो मशीन सैचुरेट हो जाती है। वो पर्टिकुलर जस्ट प्रायर टू सैचुरेशन जिस पॉइंट पे मशीन का वर्किंग होता है, वो परफेक्ट हाई इफिशिएंसी वाला वर्किंग कंडीशन होती है। तो हम फ्लक्स को उस वर्किंग कंडीशन के बियॉन्ड नहीं ले जा सकते, क्योंकि मशीन फिर हमारी जो स्टेटर कोर है या रोटर कोर है वो सैचुरेट हो जाएगा, और उसकी वजह से आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, पुअर हो, रिड्यूस नहीं कहना चाहिए, पुअर हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हम कतई मशीन को सैचुरेशन पे काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, सिंक्रोनस स्पीड कम होगी तो रोटर की स्पीड बदलेगी, स्लिप बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द लोड टॉर्क पर। मतलब हमें बिलो बेस स्पीड हमें वेरिएशन स्पीड कंट्रोल मिल सकता है अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो। पर फ्रीक्वेंसी को कम किया तो सैचुरेशन की प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है बेटा कि फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। और आप देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 4.44 kW1 फाई को मुझे कांस्टेंट रखना है, और टी, ये टी kW1 4.44 तीनों कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट सम के, नॉट दिस, ये kW1 है, कुछ और कांस्टेंट k ले लिया, E1/F। इसका मतलब फ्लक्स को मैं तब कांस्टेंट रख पाऊंगी, मतलब मशीन को सैचुरेशन में नहीं जाने दूंगी, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के साथ साथ E1 को भी रिड्यूस कर लिया। तो E1 को रिड्यूस करना मतलब मुझे इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फ्लक्स को कांस्टेंट रखना मतलब फ्लक्स फ्रीक्वेंसी में जितना रिडक्शन हो उतना प्रोपोर्शनेट रिडक्शन अगर E1 में भी हो जाता है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन या इंडक्शन मशीन का ऑपरेशन सैचुरेशन में नहीं हो पाएगा अगर ये पर्टिकुलर रेशो कांस्टेंट रहता है तो। और ये रेशो हम देख सकते हैं कि ये E1 V1 के बराबर हो सकता है अगर इस ड्रॉप को हम निगलेक्ट कर दे तो वही मैंने लिखा है V1/F इफ ड्रॉप इज 0, मतलब Z1 के अक्रॉस के ड्रॉप को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो इसी को V/F कंट्रोल कहते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बेस फ्रीक्वेंसी से नीचे ले जा रहे हैं तो आपको वोल्टेज को भी से प्रोपोर्शनेटली आपको वोल्टेज को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहे और मोटर जो है वो सैचुरेशन में ना जा पाए। और अगर हमने यही सेम चीज, तो अब ऐसा करने पर टॉर्क्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या ऐसा करने पर टॉर्क से फायदा मिल रहा है कि नहीं, टॉर्क बहुत कम तो नहीं हो जा रहा है, रेटेड टॉर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, रेटेड टॉर्क से कम टॉर्क तो नहीं डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजों को हम देख लेते हैं हम। तो टॉर्क जो है अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क को देखूं तो टाउ मैक्स जो होता है 3/ω/s V1/2 x2 ये एक्सप्रेशन होता है, और x2 प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर ये x जो है इसकी वैल्यू जो है वो जो होती है वो 2πfL होती है, ω/L, ओमेगा में f होता है, मतलब x2 में f निहित है तो x2 किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। ω/s में भी फ्रीक्वेंसी निहित है तो ω/s भी किसके प्रोपोर्शनल है, f के। मतलब डिनोमिनेटर में मुझे एक f इसकी वजह से मिल रहा है, एक f इसकी वजह से मिल रहा है, मतलब टाउ मैक्स जो है वो 3/2π
v1 स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर, मतलब फाइनली मुझे टाउ मैक्स मिल रहा है एक कांस्टेंट इंटू v1 स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, और इसको मैं कांस्टेंट रखने की बात कर रही हूँ। इसका मतलब टाउ मैक्स कैसा रह रहा है, कांस्टेंट, और ये एडवांटेज है बेटा। फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, साथ में वोल्टेज को हमने रिड्यूस किया सेम प्रोपोर्शन में, ताकि मोटर हमारी सैचुरेशन में ना काम कर पाए, सैचुरेशन अटेन ना कर पाए। तो हमने V और F, V बाय एफ रेशो को कांस्टेंट रखा, और V बाय एफ रेशो को कांस्टेंट रखा तो उसकी वजह से हमें जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी बदलने के बाद भी, सप्लाई वोल्टेज बदलने के बाद भी टाउ मैक्स हमें कैसा मिल रहा है, सेम वही का वही मिल रहा है। अभी मैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क जो मिला वो कैसा होगा, स्टार्टिंग टॉर्क 3 अपॉन ओमेगा, इस एक्सप्रेशन जो जनरल हमें मालूम है स्टार्टिंग टॉर्क का, वो ये होता है 3 अपॉन ओमेगा एक्स v1 स्क्वायर r2 अपॉन एस टाइम्स ऑफ x2 स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ओमेगा एस के अंदर एक फ्रिक्वेंसी और x2 स्क्वायर में दो फ्रिक्वेंसी है, मतलब 3 अपॉन 2 पाई, और r2 s को भी अगर अभी मैं फिलहाल कांस्टेंट मान लूँ, और यहाँ पर भी 2 पाई है, तो सब कांस्टेंट को अलग हटा के टाउ स्टार्टिंग v1 स्क्वायर अपॉन f एंड f स्क्वायर, f इंटू इसके अंदर का एक f और इसके अंदर का f स्क्वायर, ऐसे करके v1 स्क्वायर अपॉन f क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। पर अभी मैं v1 स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर को कांस्टेंट बोल देती हूँ, क्योंकि हम कांस्टेंट रखते ही आए हैं। तो टाउ स्टार्टिंग किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर मैं रिड्यूस कर रही हूँ तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी एडवांटेज है बेटा, ये भी एडवांटेज है। अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो वो मैं अभी ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, और इस मेथड को और आगे मैं डिस्कस करती हूँ, इसके फायदे और बताती हूँ। एक चीज़ और कि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इक्विवेलेंट सर्किट वाले पैरामीटर्स हैं, तो मुझे यहाँ पर डैश लगा देना चाहिए, क्योंकि रेफर टू स्टेटर है ये सारी क्वांटिटीज़। तो R2 डैश x2 डैश ऐसा होना चाहिए। साथ में अब मैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की हूँ, तो हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन्स हैं कि मैक्सिमम टॉर्क सेम रहता है। तो मैंने मैक्सिमम टॉर्क सेम रखने के लिए मैक्सिमम टॉर्क की हाइट के बराबर एक लाइन मार्क कर ली है। साथ में हमें मालूम है कि सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने पे रिड्यूस होगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 f/p होता है। तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस होगी। तो बेस फ्रीक्वेंसी पर अगर मेरी सिंक्रोनस स्पीड ns1 ये वाली है, तो f2 फ्रीक्वेंसी पर ये वाली सिंक्रोनस स्पीड ns2 ये वाली हो गई। तो f1 से f2 छोटा है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड एट f1 है, ये सिंक्रोनस स्पीड एट f2 है। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। स्टार्टिंग टॉर्क 2 ये है। तो मैंने ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया, और फिर ड्रॉ किया। तो कम फ्रीक्वेंसी पर मुझे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है और सेम मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, और सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर आकर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स टच हो रही है। साथ में हायर फ्रीक्वेंसी पर ns1 ये है, स्टार्टिंग टॉर्क इतना है, तो मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन टाउ मैक्स और एक्स एक्सिस के बीच में मैंने ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से मुझे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स V/F रेशो को कांस्टेंट रखकर दो स्पीड्स डिफरेंट या डिफरेंट स्पीड्स अटेन हो सकती है। ये वाली स्पीड हो गई, अगर ये लोड टॉर्क है तो ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट होगा NR1 स्पीड के करस्पॉन्डिंग, और ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट अवेलेबल होगा NR2 स्पीड के करस्पॉन्डिंग। तो रोटर की स्पीड NR1 होगी जब आप F1 फ्रीक्वेंसी पे फंक्शनिंग करवा रहे होंगे, मोटर को रन करवा रहे होंगे, और F2 फ्रीक्वेंसी पर रोटर की स्पीड NR2 हो जाएगी। एक चीज और है यहाँ पर कि जब लोड टॉर्क कांस्टेंट रहता है, मतलब मैंने कांस्टेंट लोड टॉर्क बताया है यहाँ पर, फैन लोड टॉर्क कैसे ड्रॉ करती हूँ, धीरे धीरे बढ़ता है। कांस्टेंट लोड टॉर्क कंसिडर कर रही हूँ, उस केस में हम देख सकते हैं कि लो स्लिप पर हमें मालूम है कि लो स्लिप पर टॉर्क हमेशा 3/ωs इंटू SV1 स्क्वायर अपॉन R2 डैश होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पर अभी कंडीशन क्या ले रही हूँ मैं, लोड टॉर्क को कांस्टेंट ले रही हूँ। तो टाउ जो होगा इन हालातों में 3ωs को मैं 2 पाई स्मॉल ns की जगह कैपिटल NS अपॉन 60 ले रही हूँ, V1 अपॉन R2 डैश स्क्वायर, और इस स्मॉल s स्लिप को मैं NS माइनस NR अपॉन NS ले रही हूँ।
अब v1 स्क्वायर तो है 3 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और ये स्मॉल n मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाती है बेटा। तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई और एक फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ मिल जाएगी। r2 डैश भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ सारी चीजें कांस्टेंट वाली मैंने एक तरफ ले ली और RHS में मेरे पास v1 स्क्वायर यहाँ का एक f यहाँ का एक f करके v1 स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर मिल जाएगा और ns माइनस nr यहाँ मिल जाएगा। यही वाला कॉपी कर दिया। तो अब v बाय एफ तो कांस्टेंट ही रहना है, लोड टॉर्क भी आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब लोड टॉर्क जब कांस्टेंट रहेगा तो ns माइनस nr भी कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट लोड टॉर्क। एट कांस्टेंट लोड टॉर्क ns माइनस nr भी कांस्टेंट रहता है, मतलब स्लिप कांस्टेंट रहती है, ये कहना चाहिए। स्लिप कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब एडवांटेज अगर मैं लिस्ट आउट कर लूं तो मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रह रहा है इस मेथड से v बाय एफ को कांस्टेंट रखने से। कब बेटा? जब मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रही हूँ। आप याद करिए मैं केस 1 डील कर रही हूँ जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रही हूँ। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। तो जब फ्रीक्वेंसी को हम रिड्यूस करें उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज को भी अब अगर रिड्यूस करें तो v बाय एफ कॉन्स्टेंट रखने पर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं स्पीड कंट्रोल की इस मेथड में? मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने पे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, ns माइनस nr कांस्टेंट रह रहा है कांस्टेंट लोड टॉर्क पे, और मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू जो कि मैक्सिमम टॉर्क पर होती है। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप मुझे SM1 मिल रही है और इस मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप मुझे SM2 मिल रही है। तो स्लिप मैक्सिमम टॉर्क जिस पर्टिकुलर स्लिप पे अकर होता है वो स्लिप बढ़ जाती है इस मेथड से, मतलब जल्दी अकरेंस हो जाता है मैक्सिमम टॉर्क का। रेटेड टॉर्क हमें जल्दी मिल जाता है, तो वो लिखा है। और हमें इस पर्टिकुलर मेथड से कौन सी स्पीड रेंज मिलती है स्पीड रेगुलेशन के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए? बिलो बेस स्पीड मिलती है। तो ये सारे एडवांटेजेस है और जैसा मैंने पहले बताया ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जनरली इसी मेथड को अडॉप्ट किया जाए, स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करती है। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में केस 2 डील करूंगी। केस 2 डील करना मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी, वो भी एक लॉन्ग डिस्कशन रहेगा। उम्मीद है आपको इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना, उसके साथ साथ वोल्टेज को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, फिर ऐसा करने पर क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, मतलब v बाय एफ कंट्रोल, v बाय एफ को कांस्टेंट रख के क्या क्या स्पीड कंट्रोल के एडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने बताई। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करिए। और अपनी आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या अपनी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम्स या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।